Welcome in this YouTube channel. We are going to discuss about an Australian writer Patrick White and his life background with his important works. पैट्रिक वाइट एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक थे जिन्हें व्यापक रूप से 20वीं सदी के प्रमुख अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकारों में से एक माना जाता है और वह 1973 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। इंग्लैंड में पैदा हुए जब उनके ऑस्ट्रेलियाई माता पिता परिवार से मिलने गए हुए थे तो वाइट कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वह पहले सिडनी में पले बड़े थे। यूके में यानी इंग्लैंड में आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ अपने पहले 2 उपन्यास प्रकाशित करने के बाद वाइट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेवा करने के लिए भर्ती किया, जहां उनकी मुलाकात उनके आजीवन साथी ग्रीक मनोली लास्करिस से हुई। युद्ध के बाद यह जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई लौट आई। ऑस्ट्रेलिया में लौटने के बाद उन्होंने काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। वाइट ने ऑस्ट्रेलियाई जनता और आम पाठकों के साथ एक चुनौतीपूर्ण रिश्ता बनाए रखा। इनके लाइफ एंड वर्क को पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। हिज फुल नेम वाज पैट्रिक विक्टर मार्टिनडेल वाइट, 28 मई 1912, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ 30 September 1990, was an Australian author. He is an important English language novelist of 20th century. From 1935 until his death, he published 12 books, 2 short story collections and 8 plays. White was brought up in Australia, where his father owned a sheep farm. He was educated back in England and settled in London, where he wrote several unpublished novels. He returned to Australia after serving in the RAF during the war. कहते हैं वाइट का पालन पोषण ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनके पिता का भेड़ पालन का खेत था। वह इंग्लैंड में शिक्षित हुए और लंदन में बस गए थे, जहां उन्होंने कई अप्रकाशित उपन्यास लिखे। वह युद्ध के दौरान RAF में सेवा देने के बाद ऑस्ट्रेलिया में लौट आए थे। Considered the great poet of Australian landscape, his position as a man of letters was controversial, provoked by his archaic, unpredictable public statements and his belief that it is eccentric individuals who offer the only hope of salvation. ऑस्ट्रेलियाई परिदृश्य के महान कवि माने जाने वाले साहित्यकार के रूप में उनकी स्थिति विवादास्पद थी, जो उनके तीखे अप्रत्याशित सार्वजनिक बयानों और उनके इस विश्वास से प्रेरित थी कि वह विलक्षण व्यक्ति हैं जो मुक्ति की एकमात्र आशा प्रदान करते हैं। On White's graduation in 1935, his mother wanted him to embark on a diplomatic career, but he was determined to stay in England and become a writer. 1935 में वाइट के स्नातक होने पर उनकी माँ चाहती थी कि वह एक राजनीतिक कैरियर शुरू करें, राजनयिक के रूप में, डिप्लोमेटिक कैरियर, लेकिन वह इंग्लैंड में ही रहने और एक लेखक बनने के लिए दृढ़ हो गए थे। His mother relented and his father granted him an allowance €400 a year. He moved to London, Pimlico district, where in 1936 he met the Australian painter Roy D. Master. ये पाउंड का सिंबल है, तो 400 पाउंड प्रति वर्ष का भत्ता उनके पिता ने दिया था। वे लंदन के पिमलिको ज़िले में चले गए थे, जहां 1936 में उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियाई चित्रकार रॉय डे मेस्ट्रे से हुई थी। डे मेस्ट्रे ब्रीफली बिकेम वाइट्स लवर एंड रीमेंड अ मेंटर एंड अ फ्रेंड। 1935 में वाइट ने कहा कि डे मेस्ट्रे ने उन्हें स्वाभाविक गद्य से अलग होकर अंदर से बाहर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट, वाइट लेटर साइड क्या कहा था? यही दैट डे मेस्ट्रे हैड एनकरेज्ड हिम टू ब्रेक फ्रॉम नेचुरलिस्टिक प्रोज एंड राइट फ्रॉम द इनसाइड आउट। सलमान रश्दी wrote to White in 1985 praising the Nobel boss. I cannot think when last a book so moved me. सलमान रुश्दी ने 1985 में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं नहीं सोच सकता कि आखिरी बार कब किसी किताब ने मुझे प्रभावित किया था। In 1936, he fell under the spell of James Joyce's Ulysses, 1922,
and his conversion to artistic modernism was clinched shortly afterward when he encountered Australian painter Roy de Maistre in London. रिपीट हुआ ये सेंटेंस 1936 में जेम्स जॉयस ने के यूलिसेस 1922 में जो यूलिसेस लिखी गई थी जेम्स जॉयस के द्वारा, उसमें प्रभावित रूप से आ गए थे और कलात्मक आधुनिकता की ओर उनका झुकाव कुछ ही समय तक बाद पक्का हो गया जब लंदन में उनकी मुलाकात एक चित्रकार रॉय डे मेस्ट्रे से हुई थी। In 1940, White enlisted in the Royal Air Force, served in the Middle East, North Africa and Greece. White रॉयल एयर फोर्स में भर्ती हुए थे 1940 में और मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और ग्रीस में उन्होंने सेवा की। During his time in Alexandria, he met Manoli Lascaris, who became his lifelong partner. अलेक्जेंड्रिया में अपने समय के दौरान उनकी मुलाकात मनोली लास्करिस से हुई और जो उनकी आजीवन साथी बन गई थी। In 1948, White returned to Australia permanently, and he and Lascaris bought a small farm in Castle Hill on the outskirts of Sydney. 1948 में वाइट स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया लौट आए और उन्होंने लास्करिस के साथ सिडनी के बाहरी इलाके में कैसल हिल में एक छोटा सा खेत खरीदा था। In 1964, they moved to a house in Centennial Park in our Sydney. White was often compared to esteemed novelists like Joseph Conrad and William Faulkner. 1964 में आंतरिक रूप से सिडनी के सेंटेनियल पार्क में एक घर में रहने चले गए। वाइट की तुलना अक्सर जोसेफ कॉनरेड और विलियम फॉकनर जैसे प्रतिष्ठित उपन्यासकारों के साथ में गिनी जाती है, उनकी गिनती। Some of his later works, including The Vivisector 1970, The Eye of the Storm 1973, and The Toyborn Affairs 1979, were also well received, although his plays saw limited success. ये 3 प्ले हैं जो काफ़ी सराहना की गई उनकी, हालांकि उनके नाटकों को सीमित सफलता मिली थी, लेकिन उनकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर की जाती है। In 1973, he became the first Australian to win the Nobel Prize for Literature 1973. White's numerous honors and awards include 1941 Gold Medal of the Australian Literature Society for Happy Valley के नाम, हैप्पी वैली जो उनकी बुक थी, नॉवेल थी, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था, गोल्ड मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सोसाइटी। नेक्स्ट 1955 गोल्ड मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सोसाइटी फॉर द, किसके लिए मिला? द ट्री ऑफ मैन। नेक्स्ट 1957 माइल्स फ्रैंकलिन के नाम से जो लिटरेरी अवार्ड मिला, बॉस नाम की एक नॉवेल के लिए मिला। नेक्स्ट अवार्ड 1959 W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड बॉस नाम की नॉवेल के लिए मिला था। 1961 में माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड राइडर्स इन द चैरियट के नाम से जो इनकी राइटिंग थी उस पे के लिए मिला। द नोबेल प्राइज इन्हें मिला इन लिटरेचर 1973 ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर नेशनल ऑस्ट्रेलिया डे काउंसिल के द्वारा इन्हें मिला। 1975 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन्हें 1975 में दिया गया अवार्ड। वाइट वॉज ऑफर्ड अ नाइटहुड इन 1970। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइट को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, बट डिक्लाइंड इट। 1970 में मिली लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया था। नेक्स्ट, वाइट्स फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल हैप्पी वैली 1939 received favorable reviews in Britain and Australia, although some critics noted that it was too derivative of Joyce, Lawrence and Woolf. वाइट के पहले प्रकाशित सबसे पहला उपन्यास हैप्पी वैली 1929 को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में अनुकूल समीक्षा मिली। हालांकि कुछ आलोचकों ने कहा कि जॉयस, लॉरेंस और वुल्फ से बहुत अधिक प्रेरित थे। द नोबेल वॉज अवार्डेड द गोल्ड मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सोसाइटी। इसी को ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सोसाइटी में गोल्ड मेडल मिला था इसी नोवेल के लिए। नेक्स्ट, द लिविंग एंड द डेड नाम की जो नोवेल है 1941 एंड द आंट्स स्टोरी 1948।
attracted little critical attention in Australia, although the latter was favorably reviewed in the New York Times review of books. Next novel, The Tree of Man, 1955, was White's first major international success, attracting positive reviews in the United States and the United Kingdom. James Stern, writing in the New York Times book review, praised the novel as a timeless work of art. लिखा है जेम्स स्टर्न ने न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू में लिखते हुए उपन्यास की प्रशंसा इस तरीके से की कि कला का एक कालातीत कार्य है, मीन्स टाइमलेस वर्क है के रूप में की थी। इसी बुक के पॉइंट है द ट्री ऑफ मैन। Australian reviewers were more divided. Poet A.D. Hope calling White's prose pretentious and illiterate verbal slurs. Pretentious and illiterate verbal slurs. A.D. Hope ने, ऑस्ट्रेलियाई समीक्षक अधिक विभाजित थे। कभी A.D. होप ने वाइट के गद्य को दिखावटी और अनपढ़ मौखिक कीचड़ कह दिया था। ये बात इन्होंने कही थी A.D. होप ने। The novel sold 8,000 copies in Australia in the first 3 months and was awarded the Gold Medal of the Australian Literature Society. उपन्यास की पहले 3 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में 8,000 प्रतियां बिकीं और उसे ऑस्ट्रेलियाई साहित्य सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इसी बात पर वॉश नेक्स्ट नॉवेल है वॉश 1957। ही वाज Bosch was reviewed favorably in the United Kingdom, but critics in the United States and Australia were more ambivalent. Bosch की यूनाइटेड किंगडम में सकारात्मक समीक्षा की गई, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आलोचक अधिक असहमत थे, दुविधापूर्ण भी थे। A significant body of Australian critics continued to fault White's prose style, and some objected to his rejection of the realist prose tradition. ऑस्ट्रेलियाई आलोचकों के एक महत्वपूर्ण समूह ने वाइट की गद्य शैली को दोष देना शुरू कर दिया था और कुछ ने यथार्थवादी गद्य परंपरा की उनकी अस्वीकृत पर आपत्ति भी जताई थी। The novel was a bestseller in the United Kingdom and won the inaugural Australian Miles Franklin Award. इनकी नॉवेल्स को और राइटिंग को दोष भी दिया गया, आपत्ति भी जताई गई, अस्वीकृत किया गया और बहुत अधिक गलत भी बोला गया, लेकिन फिर भी इन्हें अवार्ड पे अवार्ड मिलते चले गए। इन्हें इनॉग्यूरल मीन्स सबसे पहला, यह उपन्यास यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास था और इसने पहला ऑस्ट्रेलियाई माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार जीता था। राइडर्स इन द चैरियट नेक्स्ट नॉवेल है राइडर्स इन द चैरियट 1961, also achieved critical and commercial success in the United Kingdom and won admiring reviews in Australia. यूनाइटेड किंगडम में भी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ऑस्ट्रेलिया में प्रशंसा उन्हें मिली थी वह समीक्षाएं भी उन्हें प्राप्त हुई थी, जिसको कहेंगे प्रशंसात्मक समीक्षाएं मिली थी। राइडर्स इन द चैरियट इज द 6th novel of Australian author Patrick White. It was published in 1961 and won the Miles Franklin Award that year. It also won the 1965 Gold Medal of the Australian Literature Society. Next novel, The Ham Funeral, 1947, was successfully produced in 1962 after it was rejected by the Adelaide Festival for Obscenity. The Ham Funeral 1947 को 1962 में सफलतापूर्वक निर्मित किया गया था, जब उसे अश्लीलता के कारण एडिलेड महोत्सव द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इट वॉज सक्सेसफुली रिव्यूड इन 1989, 1989 में सफलतापूर्वक पुनर्जीवित भी किया गया इसको। नेक्स्ट नॉवेल द सीजन एट सरसापरिला, नाम है द सीजन एट सरसापरिला 1962, हैज़ बीन हिज मोस्ट प्रोड्यूस्ड प्ले। यह भी उनका सबसे ज़्यादा निर्मित नाटक रहा है, ये नाटक के रूप में है। कुछ इनके इम्पोर्टेंट कोट हैं, नोटेबल इम्पोर्टेंट कोट्स आर
The mystery of life is not solved by success, which is an end in itself, but in failure, in perpetual struggle, in becoming. कहते हैं कि जीवन का रहस्य सफलता से नहीं सुलझता, जो अपने आप में एक अंत है, बल्कि असफलता से निरंतर संघर्ष से बनने से सुलझता है। नेक्स्ट लिखते हैं, आई एम कंपेल्ड इनटू दिस कंट्री, मैं इस देश में आने के लिए मजबूर हूँ। नेक्स्ट लिखते हैं, टू अंडरस्टैंड द स्टार्स वुड स्पॉइल देयर अपीयरेंस, हाईलाइटिंग हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी एंड द सबलाइम। तो क्या लिखते हैं, टू अंडरस्टैंड द स्टार्स वुड स्पॉइल देयर अपीयरेंस, सितारों को समझना उनकी शक्ल बिगाड़ देगा। अगर सितारों को समझना है तो उनकी शक्ल बिगड़ जाएगी। जिन लोगों को खुद को समझना होता है, ऑस्ट्रेलियाई पहचान और उदारता की उनकी खोज पर प्रकाश डालते हुए ये सेंटेंस उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट कोट है, सर्टेनली द स्टेट ऑफ सिंप्लिसिटी इज द ओनली डिजायरेबल वन फॉर आर्टिस्ट और फॉर मैन, while to reach it may be impossible to attempt to do so is imperative। निश्चित रूप से सादगी और विनम्रता की स्थिति कलाकार या मनुष्य के लिए एकमात्र वांछनीय है, जबकि उसे प्राप्त करना असंभव हो सकता है। ऐसा करने का प्रयास करना अनिवार्य भी है। इफ ट्रुथ इज नॉट एक्सेप्टेबल, ध्यान से समझना, इफ ट्रुथ इज नॉट एक्सेप्टेबल इट बिकम्स द इमेजिनेशन ऑफ अदर्स, यदि सत्य स्वीकार्य नहीं है तो वह दूसरों को की केवल कल्पना बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, he also emphasized the importance of simplicity and humility for both artists and individuals recognizing their elusive nature। उन्होंने कलाकारों और व्यक्तियों दोनों के लिए सादगी और विनम्रता के महत्व पर भी जोर दिया, उनकी मायावी प्रवृत्ति को या प्रकृति को पहचानते हुए लिखा भी है। तो इनकी प्रवृत्ति जो थी, इंपॉर्टेंस, इनका जो नेचर था वो सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी था। ठीक,